वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑसिलेशन चैप्टर के सारे फॉर्मूला देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहला फॉर्मूला है द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो आपको याद रखना है इस फॉर्मूला में कि F रीस्टोरिंग फोर्स है, K को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट और X होता है डिस्प्लेसमेंट। और आपको ये भी याद रखना है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है, द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड, डिस्प्लेसमेंट को हमेशा कहां से मेजर करते हैं, इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, दिस इज द लाइन अलोंग विच द पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट O, इसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन। और जो एंड पॉइंट्स है इसके, लाइक दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। इसको हम बोलते हैं x इक्वल टू प्लस ए, पॉजिटिव एक्सट्रीम, और x इज इक्वल टू माइनस ए। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, हम इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड। तो f इज इक्वल टू माइनस ए एक्स। प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया तो भी चलेगा, राइट? यू कैन जस्ट राइट f इक्वल टू के एक्स। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे अगर आप देखो तो x का वैल्यू प्लस ए है, तो यहाँ पे f का वैल्यू आएगा माइनस के ए। और यहाँ पे अगर आप f का वैल्यू देखो तो f का वैल्यू आएगा f इज इक्वल टू माइनस के इंटू माइनस ए, तो आंसर आएगा के ए। तो आपको याद रखना है कि फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, और अगर आप मीन पोजीशन पे देखो तो f का वैल्यू आएगा, मीन पोजीशन पे x का वैल्यू जीरो होता है, यहाँ पे x जीरो होता है, तो f का वैल्यू जीरो आएगा। तो आपको याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू के ए, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू के ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, राइट? तो अगर आपको फोर्स पूछा है रिस्टोरिंग फोर्स तो माइनस के एक्स, बट अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स पूछा है तो के। और ये भी याद रखना साथ में कि द रिस्टोरिंग फोर्स विल बी मैक्सिमम ओनली एट द एक्सट्रीम पोजीशन, राइट? नॉट ओनली दैट, सेकेंड फॉर्मूला आप देख लेते हैं। एंड आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स आप वीडियो पूरा देखते नहीं हो लास्ट तक, बट देन क्या होता है कि बच्चे वीडियो देखते हैं और फिर वो मन में सोचते हैं कि हम बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन ये बाद में कब आएगा? मतलब बाद में तो कुछ और होगा पढ़ने के लिए। इस ये थ्योरी पढ़ने के बाद, एचएससी पढ़ने के बाद एंट्रेंस भी तो पढ़ना है आपको। तो आप चीजों को पोस्टपोन मत करो, जैसे जैसे वीडियो आता है आप पूरा पढ़ते जाओ, राइट? सेकेंड वन, सेकेंड फॉर्मूला है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। ये आपका सेकंड फॉर्मूला है, लीनियर एसएचएम का फॉर्मूला है डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इक्वेशन इन डेरिवेटिव, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इस फॉर्मूला में आपको याद रखना पड़ेगा कि ओमेगा स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम। तो इस डेरिवेटिव वाले इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड फॉर्मेट है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, राइट? फिर थर्ड फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। थर्ड फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग ऑसिलेशन। इसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इस फॉर्मूला में आपको याद रखना है कि a मतलब एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड। ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी, या याद रखना ओमेगा को और एक नाम से भी बुलाते हैं, आइदर यू कॉल ओमेगा एज एंगुलर वेलोसिटी, और उसका और एक नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट? सो आइदर यू कॉल इट एज एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसी फॉर्मूला में डेल्टा, डेल्टा विल स्टैंड फॉर इनिशियल फेज, डेल्टा को बोलते हैं इनिशियल फेज या फिर एपोक, एपोक। और डेल्टा कैलकुलेट करने का तरीका भी आप देख लेना। डेल्टा हमेशा कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट बाय ए। डेल्टा विल बी साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट बाय, वेयर एक्स नॉट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक्स नॉट इज पोजिशन ऑफ पार्टिकल, एक्स नॉट इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल, पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो। मतलब टाइम को आप जीरो डाल दो तो जहां पे भी स्टार्टिंग में पार्टिकल था उस पोजीशन को हम बोलते हैं एक्स नॉट। तो एक्स नॉट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो। अच्छा, इस इक्वेशन में थोड़ा मैं आपको मॉडिफिकेशन भी देता हूँ, याद रखना। अगर कभी क्वेश्चन में ऐसे बोला गया कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, तो आपको याद रखना है कि आपको डेल्टा को जीरो लेना पड़ेगा, दैट इज इनिशियल फेज इज टेकन एज जीरो, और फिर आपका इक्वेशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। बट अगर इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, ऐसे दो ही सिचुएशन आती है हमारे एचएससी में, पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो आपको डेल्टा लेना पड़ेगा। डेल्टा, डेल्टा विल बी इक्वल टू पाई बाय टू,
एंड देन द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी x इज इक्वल टू, अगर आप इस इक्वेशन में डेल्टा को पाई बाय 2 डाल दोगे तो आंसर आएगा a cos ओमेगा टी। तो आपको सिचुएशन देख के प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन तो x इक्वल टू a sin ओमेगा टी यूज करना है, और अगर पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन बोले पॉजिटिव एक्सट्रीम तो डेल्टा को आपको पाई बाय 2 लेके सॉल्व करना है, राइट। नॉट ओनली दैट, और आगे बढ़ते हैं तो फॉर्मूला नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 4, हम जानते हैं कि वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे तो आपको आंसर आएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। और इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको वेलोसिटी का आंसर मोस्टली आपको इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, बट ये भी एक फॉर्मूला आप याद रखना, राइट। मोस्टली आपको इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। और एक बात याद रखना है कि वेलोसिटी मैक्सिमम होता है मेन पोजीशन पे, और मेन पोजीशन पे x 0 होता है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू a ओमेगा। आप याद रखना ये फॉर्मूला, क्योंकि x को 0 डालेंगे तो a ओमेगा, एंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मेन पोजीशन। ये भी मैं लिख देता हूं तो याद रहेगा आपको, ठीक है। तो ये सब आप याद रखना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, राइट। तो आपको मैग्नीट्यूड याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज a ओमेगा। नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमने वेलोसिटी का तो ऑलरेडी, या आप बोल सकते हो डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आप इसको सॉल्व करो या dv बाई dt लोगे तो आंसर आएगा a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, राइट। दिस इज द वे यू कैन राइट द इक्वेशन। तो आप अगर इसमें देखो, आप फॉर एग्जांपल, तो डेल्टा इनिशियल फेज है और एक्स का डेरिवेटिव 2 बार लेना है, या इसका डेरिवेटिव आपको एक बार लेना है वेलोसिटी का, राइट। तो आपने अगर डेरिवेटिव लिया तो आपको आंसर आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इनफैक्ट आपको इसी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से बाहर रखना है, ये वाला, राइट, इन टर्म्स ऑफ एक्स। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय याद रखना, आप माइनस साइन को इग्नोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात बता देता हूँ, अगर आप x को 0 डालोगे तो a 0 आएगा, और अगर आप x को प्लस और माइनस a डालोगे तो a इज इक्वल टू प्लस और माइनस a ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू होता है a ओमेगा स्क्वायर। और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होता है वो भी मैं लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। नेक्स्ट, अब हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे एनर्जीज की, राइट। तो फॉर्मूला नंबर 6, जब भी एक पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी कभी काइनेटिक एनर्जी वेरी होगी, पोटेंशियल एनर्जी वेरी होगी, बट टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो आपको तीनों फॉर्मूला याद रखना है। फर्स्ट आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी Pe ऑफ अ ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन एज हाफ के एक्स स्क्वायर, या फिर हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कैन बी रिटन एज, काइनेटिक एनर्जी को आप इस तरह से लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी के ई विल बी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आप दोनों को ऐड करोगे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, तो यू विल गेट टोटल एनर्जी, एंड द टोटल एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला टी ई इज इक्वल टू, आप ऐड करोगे दोनों को तो आंसर आएगा हाफ के ए स्क्वायर, या फिर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो ये हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था। फॉर्मूला नंबर 7, पेंडुलम के बारे में बात कर लेते हैं। सो फॉर अ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, राइट। हम जानते हैं कोनिकल पेंडुलम हमने ऑलरेडी रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ लिया, ये सिंपल पेंडुलम है। फॉर अ सिंपल पेंडुलम यू कैन राइट द फॉर्मूला एज टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं कि अगर फ्रीक्वेंसी पूछा तो टाइम पीरियड का उल्टा होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। और इसी के साथ आप ये भी याद रखना कि अगर वो लोग क्वेश्चन में बोलेंगे सेकेंड्स पेंडुलम, सो सेकेंड्स पेंडुलम का क्या होता है आपको याद रखना है। फॉर अ सेकेंड्स पेंडुलम यू शुड रिमेंबर दैट सेकेंड्स पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ये आप याद रखना। तो सेकेंड्स पेंडुलम के बाद अब हम लोग मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, लाइक लेट अस से दैट ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और यहाँ पे हमने एक मास अटैच किया m, राइट। अगर इस मास को हमने थोड़ा सा पुल करके छोड़ दिया, तो मास है अलॉन्ग y एक्सिस
ऑसिलेट होने लगेगा, राइट। सो द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ दिस मास इज कॉल्ड एज, इस टाइप के पेंडुलम को स्प्रिंग पेंडुलम बोलते हैं, जहां पे जो मास अटैच्ड है वो वाई एक्सिस पे ऑसिलेट होने लगेगा। और इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ मास अटैच्ड अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट के, राइट। और भी आपको स्प्रिंग के बारे में क्या याद रखना चाहिए, कभी भी स्प्रिंग्स को, दो स्प्रिंग्स है फॉर एग्जांपल, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला ले लो स्प्रिंग पेंडुलम का। इसको नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, लेट अस से यू कम अक्रॉस अ सिचुएशन लाइक दिस, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, तो ऐसा सिचुएशन है और ये मास M अटैच्ड है। या फिर ऐसे सिचुएशन है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, याद रखना, ये K1 और ये स्प्रिंग कांस्टेंट K2, राइट। और यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच कर लेते हैं, तो इस केस में क्या होगा, ब्लॉक ऑफ मास एम, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे एक ही स्प्रिंग था, तो हमने फॉर्मूला लिखा T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ M बाई के। यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे भी फॉर्मूला टाइम पीरियड का वही होगा जो पहले था, दैट इज T इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ M बाई के। द ओनली डिफरेंस इज दैट अब आप के जगह पे लिखेंगे के इफेक्टिव। और अगर स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है, इस तरह से, ये सीरीज बोलते हैं ऐसे, जैसे आप रेजिस्टर सीरीज पढ़ते थे वैसे, तो अगर स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, जैसे फर्स्ट केस या सेकंड केस में आप देख सकते हो, तो आपको के इफेक्टिव कैसे निकालना है, मतलब के इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला देख लो आप, 1 अपॉन के इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। तो जैसे आप रेजिस्टर्स का पैरेलल में करते थे ना, वैसे स्प्रिंग्स का सीरीज में करने का थोड़ा उल्टा है, आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये केस 1 है, केस 1 लिख देते हैं इसको, व्हेन स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, when springs are in series, अब सेकेंड सिचुएशन देख लेते हैं, केस 2, स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल। देखो सीरीज में क्या होता है कि रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो सेम होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। सो इन केस ऑफ अ स्प्रिंग यू कैन से दैट द रीस्टोरिंग फोर्स विल रिमेन द सेम। केस 2, व्हेन स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, और ये दो सिचुएशन है यहाँ पे दोनों की कंप्रेशन या एक्सटेंशन इक्वल होगी। फर्स्ट, या तो आप स्प्रिंग्स को ऐसे कनेक्ट कर लो, और एक ही मास अटैच्ड है ऐसे, राइट, M, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। या और एक सिचुएशन देता हूं, फ्रिक्शनलेस सरफेस, और यहाँ पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1, बीच में ब्लॉक है M मास का, और यहाँ पे और एक स्प्रिंग है, राइट, K2। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं मास को राइट में पुश करूं, तो सेकेंड वाला स्प्रिंग X कंप्रेस होगा, लेकिन K1 वाला जो है लेफ्ट वाला स्प्रिंग वो X एक्सटेंड होगा। तो अल्टीमेटली एक्सटेंशन हो या कंप्रेशन हो, दोनों इक्वल तो हुआ। तो व्हेनेवर द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग्स आर इक्वल, देन द स्प्रिंग्स आर सेड टू बी इन पैरेलल। और इस केस में भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही होगा, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ M बाई के इफेक्टिव, राइट। बट इसमें के इफेक्टिव का वैल्यू अलग होगा, इसमें के इफेक्टिव का वैल्यू आता है K1 प्लस K2। तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा थोड़ा रेजिस्टेंस जो आपने पढ़ा था बचपन में उससे थोड़ा उल्टा है। और रेजिस्टेंस सीरीज में रहते हैं तो ऐड होते हैं इफेक्टिव के लिए, और पैरेलल में कुछ अलग फॉर्मूला आता है 1/R1 वाला, इसमें ऐसा एक्जैक्टली उल्टा होता है, राइट। तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रख के पढ़ना है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज कॉल्ड एज नेक्स्ट फॉर्मूला, इनफैक्ट फॉर्मूला नंबर 9 बुला लेता हूँ उसको। तो फॉर्मूला नंबर 9 है, कॉम्पोजिशन ऑफ 2 SHMs। दैट मीन एक ही बॉडी पे अगर दो ऑसिलेशन एक साथ में अप्लाई कर दिया तो क्या होगा। लेट अस से द 2 SHMs आर गिवन बाय द फॉर्मूला। पहला SHM है x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 1, और दूसरा SHM जो बॉडी पे अप्लाई हुआ x2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 2। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी व्हाट, x1 प्लस x2, दैट विल बी इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 2। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, देखो कि अगर दो SHMs हैं एक ही साथ बॉडी पे अप्लाई करेंगे और दोनों अलोंग द सेम लाइन है, जैसे ये वाला x एक्सिस पे ये वाला भी x एक्सिस पे, तो रिजल्टेंट SHM भी x एक्सिस पे होगा। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो इस केस में द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय द फॉर्मूला r इज इक्वल टू, इनफैक्ट अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा r साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, राइट। तो देखो ये SHM प्लस SHM इज अगेन SHM, बट इस SHM का एम्पलीट्यूड अलग है और इनिशियल फेज अलग है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज r इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर
प्लस 2a1 a2 cos phi 1 minus phi 2 cos phi 1 minus phi 2। नॉट ओनली दैट, आपका जो फाइनल इनिशियल फेज है डेल्टा, उसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा। डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 द होल डिवाइडेड बाय a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। और इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी हैं जो आप डायरेक्टली बाय हार्ट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। केस वन क्या है, देखो आप याद रखना है इसमें। केस 1, इफ फेज डिफरेंस इज जीरो, phi 1 माइनस phi 2 अगर जीरो हुआ तो रिजल्टेंट सीधा आएगा a1 प्लस a2। केस टू, इफ फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 180 या पाई, है ना, 180 डिग्री या पाई रेडियन, तो रिजल्टेंट आएगा आपका a1 माइनस a2। मैंने मॉड इसलिए लिखा कि बड़ा माइनस छोटा करना रहेगा आपको। और केस थ्री, इफ phi 1 माइनस phi 2 इज 90, अगर फेज डिफरेंस आया 90, फॉर एग्जांपल 90 डिग्रीज, तो आपका रिजल्टेंट होगा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर कॉम्पोजिशन ऑफ टू SHMs। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको लगभग सब फॉर्मुलाज दे दिया, अब सिर्फ एंगुलर SHM बचा और डैम्प्ड ऑसिलेशंस, तो वो भी देख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 10 एंगुलर SHM के लिए देखते हैं। एंगुलर SHM जैसे लीनियर SHM है वैसे एंगुलर SHM भी है। जैसे लीनियर SHM में फॉर्मूला था F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वैसे एंगुलर SHM में आएगा टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। बस आपको करना कुछ नहीं है, देखो आपको फोर्स के जगह पे टॉर्क डालना है, आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट के जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डालना है। और याद रखना है कि जैसे वहां पे के था फोर्स कांस्टेंट, यहाँ पे सी को हम बोल सकते हैं टॉर्क कांस्टेंट, राइट। नॉट ओनली दैट, जैसे लीनियर SHM का डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसका भी होगा। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला डी स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस देखो वहां पे था k बाय m, तो यहाँ पे आएगा c बाय i इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। नेक्स्ट 11th वन, अगर एक बार मैग्नेट को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो इट विल अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अगर उसको हम लोग थोड़ा सा घुमा के छोड़ देंगे फॉर एग्जांपल, तो वो ऑसिलेट करेगा, एंगुलर SHM परफॉर्म करेगा। सो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। द टाइम पीरियड ऑफ oscillations of a bar magnet in external magnetic field is given as T is equal to 2 pi root of I by mb। इस फॉर्मूला में आप याद रखना है कि I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और m मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और B मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, याद रखना, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। और अब डैम्प्ड ऑसिलेशंस के कुछ फॉर्मुलाज देखते हैं। तो वैसे तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस के कोई सम्स हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट बुक में है नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। 12th वन, सी डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम इंटू डी एक्स बाई डी टी, प्लस आप k बाय एम लिख लो या ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख लो, एक ही बात है। k बाय एम आप k बाय एम ही ओमेगा स्क्वायर होता है, तो राइट, तो आप k बाय एम इंटू एक्स लिख लो या ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख लो, सेम है, इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इसमें b का नाम याद रखना, b इज कॉल्ड एज डैम्पिंग कांस्टेंट। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और सो इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, एंड द वैल्यू ऑफ x टर्न्स आउट टू बी, आपको x की वैल्यू आएगी a e रेज टू माइनस, मैं इसको a नॉट लिखता हूँ, a नॉट e रेज टू माइनस बी टी बाई 2m इंटू कॉस ओमेगा डैश t प्लस 5, राइट। और ओमेगा डैश का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ओमेगा डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ k बाय m माइनस b बाय 2m द होल स्क्वायर। नाउ प्लीज हियर, ऐसे तो आपके पास कोई सम तो है नहीं करने के लिए सॉल्व, बट आपको एंट्रेंस में जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एम्पलीट्यूड है आपका।
तो एम्पलीट्यूड इन डैम्प्ड ऑसिलेशन इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू माइनस बी टी बाई 2m। ये एम्पलीट्यूड वाला टर्म है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम बढ़ता जाएगा तो एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। इनफैक्ट अगर आपको मैं ग्राफिकली समझाऊं तो कुछ ऐसा होगा, ये देखो ऐसे होगा कुछ, ये टाइम है, ये एम्पलीट्यूड है। तो स्टार्टिंग में तो आपका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, लेकिन टाइम के साथ वो कम होता जाता है, राइट? मतलब कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा आपका, स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड ज्यादा है, बाद में धीरे धीरे टाइम के साथ वो कम होता जाएगा, टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, राइट? सो इस टाइप के ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस, जहाँ पे एम्पलीट्यूड कम होता जाता है टाइम के साथ। और लास्ट फॉर्मूला आप याद रखना, एनर्जी का फॉर्मूला, द एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, ई लिखता हूँ टोटल एनर्जी, आप याद रखना ये एनर्जी है। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो E इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू माइनस बी टी बाई एम। अगर आप सोच रहे हो कि ये टू कहाँ चला गया, तो स्क्वायर होता है, एनर्जी इज हाफ के स्क्वायर। अब ये याद रखना है कि E इज एनर्जी एट टाइम टी, किसी भी मोमेंट पे, क्योंकि एनर्जी भी तो कम हो रहा है, बॉडी का एनर्जी लॉस होता है डैम्प्ड ऑसिलेशंस में। तो ये एनर्जी एट टाइम टी है, एनर्जी एट टाइम टी। और ई नॉट जो है एनर्जी इनिशियली या एनर्जी एट टाइम जीरो, टाइम टी इक्वल टू जीरो। तो आपकी ये स्टार्टिंग में एनर्जी होगी ई नॉट, और वो टाइम के साथ कम होता जाएगा, राइट? सो आई थिंक दिस 12 फॉर्मुलाज इफ यू रिमेंबर, आप सारे सम सॉल्व कर पाओगे, राइट? आपके सारे सम्स हो जाएंगे ऑसिलेशंस में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।